जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, कोई क्वेश्चन नहीं? आज का लेक्चर स्टार्ट करें फिर। चलिए, आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पोर्टेंट है, मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है। एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और दूसरा बाइंडिंग प्रेसिडेंट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और दूसरा बाइंडिंग प्रेसिडेंट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। क्या किसी सिचुएशन में पार्लियामेंट अपनी ये पावर डेलीगेट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है किसी और को? अगर ट्रांसफर कर सकती है ये पावर, इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो किन सिचुएशन में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, और उसका लीगल स्टेटस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो लॉ बनाया जाता है, पास किया जाता है, उसमें प्रैक्टिकली हर सिचुएशन कवर नहीं हो पाती समटाइम्स, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कम्प्लेक्स होती है। मे बी जिस वक्त लॉ बनाया जा रहा हो वो सिचुएशन लॉ मेकर्स के जहन में ना आई हो, उसको एड्रेस ना कर पाए हों, तो प्रैक्टिकली कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जो कि लॉ में एड्रेस नहीं की गई। इन सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जज जो होते हैं, जुडिशरी होती है, वो क्या करती है, ये हम पढ़ेंगे बाइंडिंग प्रेसिडेंट के कंसेप्ट में। दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, दोनों में फर्क समझ आ गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग पावर किसी और को दे दी जाए। बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? ये किस कंसेप्ट को डील कर रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जो लॉ में क्लियरली डिस्कस नहीं हुई, तो जुडिशरी क्या करती है उस सिचुएशन में। पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? कानून साजी। डेलीगेटेड का मतलब क्या है? ट्रांसफर कर दी गई हो, ट्रांसफर कर दी गई हो किसी और को। ये किस सिचुएशन में? पावर टू मेक लेजिस्लेशन, इसे पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है। वो कहता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? पावर गिवन बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की जो पावर थी लॉ मेकिंग, लॉ को बनाने की, कानून को बनाने की, पार्लियामेंट ने वो पावर खुद से अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर दी। किसको? किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, किसी और अथॉरिटी को जो कि सबऑर्डिनेट है पार्लियामेंट के। किस लिए? टू मेक बाय लॉज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली, कि वो किसी खास मकसद के लिए बाय लॉज बनाए, यानी लॉ में कुछ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल डेवलप कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हमने कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लिया, कंपनी लॉ का पोर्शन कंप्लीट कर लिया? क्या उसमें हमने ये पढ़ा कि कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है ऑडिटर से, और ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करवाएगा शेयर होल्डर्स को? क्या ये प्रोविजन हमने पढ़ी? ये लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन क्या हमने उस ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा कि वो क्या होगा? वो नहीं पढ़ा, वो कंपनीज एक्ट में मौजूद नहीं। अब वो थोड़ा डिटेल्ड की बात है। अब जब लॉ मेकिंग पार्लियामेंट ने प्रोबेबली जब ये डिसीजन कर रहे होंगे, कंपनीज एक्ट को बना रहे होंगे, उनके जहन में भी आया होगा कि हम ये तो रिक्वायर कर रहे हैं कि हर कंपनी जो है, जो अदर देन प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उसके अलावा हर एक ने ऑडिट करवाना है, तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये भी उनके जहन में आया होगा।
लेकिन उन्होंने कहा जी ब्रॉड डिसीजन हम कर लेते हैं, बड़ा डिसीजन हम कर लेते हैं। ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि उस ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो किस कौन कौन से सेक्शन होंगे, पैराग्राफ कौन कौन से होंगे, उन पैराग्राफ की वर्डिंग क्या होगी, ये डिटेल्ड नेचर का, टेक्निकल नेचर का मैटर है, बजाय ये कि हम इसको खुद डील करें। इसको जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल SCCP, वो खुद डिसाइड कर ले कि वो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रेगुलेटर्स जो है वो SCCP है। तो पार्लियामेंट अगर ये डिसाइड करती है कि कंपनीज एक्ट ब्रॉडर डिसीजन उन्होंने कर लिए, लेकिन डिटेल टेक्निकल नेचर के जो मैटर्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स ही हैंडल करें, वो टेक्निकल पर्सन हैंडल करें जिनका उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो इसको कहते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी। यानी पार्लियामेंट ने जो अपनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी थी वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रांसफर कर दी, किसको, किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल SCCP, और किस पर्पस के लिए डेलीगेट कर दी, फॉर एग्जांपल फॉर फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट को कोई डिटेल नेचर के बाई लॉज, रेगुलेशंस डेवलप करने के लिए, ब्रॉड डिसीजन तो खुद कर लिए, लेकिन डिटेल नेचर के रेगुलेशंस को डेवलप करने के लिए किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कह दे कि भैया इससे रिलेटेड रेगुलेशंस आपने बनाने हैं? क्या हो सकता है ऐसा? कहता है बिल्कुल, ठीक है, हमारा लॉ इजाजत देता है पार्लियामेंट को कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट हमें समझ आ गया, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको? कंसेप्ट समझ आ गया तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आसानी से समझ आ जाएंगे। वो कहता है एडवांटेजेस क्या है, टाइम सेव होता है इससे। किसका टाइम सेव होता है वाला? पार्लियामेंट का, कि ब्रॉड डिसीजन हमने कर लिए, डिटेल टेक्निकल नेचर के जो फैसले हैं वो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करेगी, पार्लियामेंट का टाइम सेव हो गया। यूज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, पार्लियामेंट में हो सकता है, वो पार्लियामेंट में वो लोग बैठे होते हैं जो कि वोटर्स इलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या टेक्निकल लोग हो, ठीक है, शायद उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की हो, मास्टर्स किया हो, लेकिन जो एक फील्ड का स्पेशलाइज्ड या टेक्निकल नॉलेज जरूरी है उस फील्ड से रिलेटेड लॉ मेकिंग के लिए, वो हो सकता है इनके पास ना हो। तो ब्रॉड डिसीजन ये कर लेते हैं, और डिटेल्ड डिसीजंस के लिए फिर वो एक्सपर्ट नॉलेज को यूज करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का फायदा ये होता है कि वो टेक्नोक्रेट्स का नॉलेज भी यूज कर लेते हैं लॉ मेकिंग करते हुए। इसमें एक्सपर्ट बंदों की भी इनपुट शामिल हो जाएगी लॉ में जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जाएगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, कहता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कहता है जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया होगा उसको अमेंड करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट ने अमेंड किया, जो बनाया, उसको अमेंड करने के लिए भी वो सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो लॉ कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से बना उसको अमेंड करना मुश्किल होता है, सॉरी, उसको अमेंड करना आसान होता है। जो लॉ ने बना, जो पार्लियामेंट ने खुद लॉ बनाया होगा उसको अमेंड करना मुश्किल है, क्योंकि उसको अमेंड करने के लिए भी फिर उसी तरह नेशनल असेंबली के जरिए जो प्रोसेस होता है वो चलाया जाएगा। लेकिन जो लॉ बनाया होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से उसको अमेंड करना आसान है, इसलिए उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का वर्ड यूज किया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फ्लेक्सिबल है, इजी टू अमेंड है। स्पीड, जो पार्लियामेंट के जरिए से लॉ पास होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से आसानी से लॉ मेकिंग हो सकते हैं, ठीक है। उसमें तो जैसे इसके लिए अगर आपने पार्लियामेंट के जरिए से कोई कानून पास करवाना चाहते हैं, रेगुलेशन, तो आपको नेशनल असेंबली के सेशन में आने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है जब सेशन शुरू हुआ उसी सेशन में सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ना हो सके, ठीक है, सेशन जो है वो बाद में, वो अगले सेशन तक बात चली जाए। लेकिन अगर किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे SCCP को हमने एलोकेट कर दिया, अब ऐसे SCCP के जो ऑफिसर्स होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, वो तो डेली बेसिस पे ऑफिस में आते हैं। तो इसका मतलब है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्पीड के साथ
एग्जीक्यूट हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फायदे क्या हुए? टाइम सेविंग। किसका टाइम सेव होता है? पार्लियामेंट का। यूज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, किन लोगों का नॉलेज यूज किया जा सकता है? एक्सपर्ट, जो टेक्निकल पर्संस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है? इसको अमेंड करना आसान है। और स्पीड, क्विकली जो है वो लॉ बन जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी पाकिस्तान के आइन ने तो ये कहा है कि कानून साजी जितनी भी होगी वो पार्लियामेंट करेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट अपनी इस पावर को आगे डेलीगेट कर देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आइन से हट के बात हो जाएगी। ठीक है, जो अवाम के मुंतहिब नुमाइंदे हैं, असल में तो कानून साजी सारी उनको करनी चाहिए, लेकिन जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से कानून साजी करेंगे तो इनफैक्ट जो लॉ मेकिंग है वो ऐसे लोग कर रहे होंगे जो अवाम ने मुंतहिब नहीं किए। और डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। जब पावर दे दी पार्लियामेंट ने किसी दूसरी पार्टी को कि लॉ मेकिंग की जाए, तो फिर उस पावर को कंट्रोल करने की भी जरूरत है, जो मुश्किल होता है। जब पार्लियामेंट ने अपनी पावर टू मेक लॉ ट्रांसफर कर दे किसी और अथॉरिटी को, तो फिर अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करना और कंट्रोल करना उस पावर को, ये मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल रखना उस पावर पे। हो सकता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर डेलीगेट की गई जिस मकसद के लिए, वो उस मकसद के लिए लॉ मेकिंग ना हो सके, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो सके जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट चाहती है। बल्कि कहता है इस तरीके से लॉ मेकिंग इजी तो हो जाती है, स्पीडी तो हो जाती है, लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है। क्या? लॉ बहुत ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी में बनना शुरू हो जाता है। बल्क क्वांटिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सामने आ जाती है। तो इसमें प्रोबेबली जो सबसे बड़ा इशू है वो है कंट्रोल का, कि जब पावर किसी को ट्रांसफर कर दी जाती है तो फिर उसके ऊपर कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए कि वो इस पावर को मिस यूज ना कर सके, या जो इसका ओरिजिनल पर्पस है उससे हट के इसको यूज ना किया जा सके। एडवांटेजेस क्लियर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, डिसएडवांटेजेस भी क्लियर। इसके बाद कंट्रोल की बात करते हैं। वो कहता है अच्छा चलिए, आपने डिसएडवांटेजेस में कहा कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल डिटरमिन करना मुश्किल होता है, तो रिकमेंड कीजिए कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए से जो पावर डेलीगेट की गई है सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को, उसको कंट्रोल किया जा सके। कहता है बिल्कुल, दो तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जब पावर्स को डेलीगेट कर रही हो, वो उस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगा दे उन पावर्स पे कि आप इन पावर को सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कंपनीज एक्ट में अपने बायलॉज बनाने की डिटेल, उसके ऊपर गाइडेंस देने की इजाजत तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की हद तक। इसके अलावा बाकी जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहला कंट्रोल ये, ताकि सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए पावर यूज करे ऐसे से। दूसरा कंट्रोल क्या है? अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेशन, के उनसे कहा जाए अथॉरिटी से कि जब आप लॉ बना लेंगे, पहले तो हमने पहले किया ना, ये वाला कंट्रोल तो पहले उन्होंने पावर एक्सरसाइज करने से पहले इंप्लीमेंट किया कि आप सिर्फ इस पर्पस के लिए पावर एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा है अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेशन, कि जब आप उस लॉ बना चुके होंगे तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी उसको। यानी पार्लियामेंट ने डिटेल प्रोसीजर, डिटेल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ट्रांसफर कर दिया, लेकिन फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी अपने पास रखी, ताकि एक कंट्रोल रहे कि अपनी मर्जी से जो मर्जी लेजिस्लेशन अप्रूव ना करते रहे अथॉरिटी। ये कंट्रोल। और एक दूसरा कंट्रोल भी है, जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि फर्ज कीजिए अगर कोई डेलीगेटेड पावर्स दी गई थी, लेजिस्लेशन डेलीगेट की गई थी और वो अपनी पावर से एक्सीड किया, उन्होंने गैर जरूरी तौर पे बल्क क्वांटिटी में लॉ मेकिंग करना शुरू कर दी, तो जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकती हैं। और अगर कोर्ट को लगे कि यहाँ पे अथॉरिटी ने, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट की गई थी, उसने अपनी पावर से एक्सीड किया है, कोई उसका एक्ट, कोई उसकी लॉ मेकिंग अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स का कंसेप्ट पढ़ा ना हमने,
कंपनीज एक्ट में वो डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में कि जब डायरेक्टर अपनी बारोइंग पावर से एक्सीड करते हैं उसे अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। उसी तरह जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केस में जिसको पावर डेलीगेट की गई है वो अगर अपनी पावर से एक्सीड करे तो लॉ उस लॉ को, जो जुडिशरी है उस लॉ को नल एंड वाइड करार दे सकती है। ये है कंट्रोल्स। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट अपनी पावर को, पावर टू मेक लॉ, ट्रांसफर कर दे किसको? किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। किस लिए? स्पेसिफाइड बाय लॉज बनाने के लिए, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टाइम सेव होता है पार्लियामेंट का, एक्सपर्ट नॉलेज का इनपुट आ जाए, एक्सपर्ट्स की तरफ से इनपुट आ जाती है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी है यानी इसको अमेंड करना आसान है, और स्पीड, बिल्कुल स्पीड प्रोसेस है। पार्लियामेंट के जरिए से जो लॉ पास होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाज़ औक़ात महीनों लग जाते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी अवाम के नुमाइंदों, अवाम ने तो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों को हक दिया था कि आप कानून साजी करेंगे। अब इस केस में कानून साजी मुंतखब नुमाइंदे नहीं कर रहे बल्कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कर रही है दूसरी। वो हो सकता है इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल काम ना करे, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे उन्हें तो पता है हमने अगली दफ़ा फिर जाके वोट मांगने के लिए जाना है, तो वो तो कोई भी कानून साजी करेंगे, अपने वोटर्स का इंटरेस्ट सामने रखेंगे। लेकिन अगर डेलीगेट कर दी जाती है पावर किसी अथॉरिटी को, तो उसने तो वोट लेने के लिए, वो तो गैर मुंतखब नुमाइंदे लोग हैं, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने तो वोट लेने के लिए अवाम के पास नहीं जाना। वो हो सकता है कोई ऐसी कानून साजी कर दे जो अवाम के हक में ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, कंट्रोल करना मुश्किल है। जब आप पावर किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर उसके साथ उसको कंट्रोल भी आपको करने की जरूरत होती है। बल्क क्वांटिटी में लॉ मेकिंग हो सकती है, आए दिन हो सकता है वो अथॉरिटी रिवीजन कर रहे, तो कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? दो किस तरह के कंट्रोल हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल कितनी किस्म के हैं? एक, आप पहले से उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सर सिर्फ इस पर्पज के लिए कानून साजी करनी है आपने, और दूसरा बाद में अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा उस लॉ को। जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि अगर कोई कानून जुडिशरी समझती है कि वो बियॉन्ड पावर्स है, अल्ट्रा वाइज है, उसको वाइड करार दे सकते हैं। जी, ये है कंसेप्ट हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। प्रॉब्लम तो नहीं, मुश्किल तो नहीं? कोई रीडिंग टाइम चाहते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले? जी, रीडिंग टाइम। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रीडिंग टाइम होना चाहिए यहाँ पे? चलिए, रीडिंग टाइम आपको 5 मिनट दिया जा रहा है, रीडिंग कर लें। जी, रीडिंग कर लिया आपने? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का मतलब यह है, फर्ज कीजिए कि कोई लॉ बनाते हुए कोई इसमें गलती हो गई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केस में, बताइए अकाउंटेबल कौन है, कौन जिम्मेदार है? क्या ये आसानी के साथ डिसाइड किया जा सकता है?
नहीं, मुश्किल है। पार्लियामेंट ये कहे कि सर हमारा थोड़ी कसूर है, हमने तो आगे डेलीगेट किया था उनको, उन्होंने गलती की है, तो ये उनकी गलती हमारी थोड़ी है। अब वो लोग कहेंगे जो अथॉरिटी है, जिसको सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, जिसको पावर डेलीगेट की गई थी, वो कहेंगे ठीक है सर हमने लॉ बनाया लेकिन हम इंसान है, गलती भी हो सकती है, आपको फाइनल अप्रूवल के लिए तो आप मौजूद थे, आपने सारा लॉ पढ़ के क्यों नहीं अप्रूव किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करना मुश्किल हो सकता है इसमें। ठीक है, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड दी पावर, यानी जब किसी को भी कोई पावर दी जाए किसी भी पर्सन को और उन पावर से एक्सीड करके कोई काम करे, इसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड दी पावर। ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स जो हैं उनको अगर शेयर होल्डर्स ने पावर्स, बोरिंग पावर्स इतनी दी हो कि आप 200 मिलियन तक बोरिंग कर सकते हैं और वो 250 मिलियन की बोरिंग कर लें, तो हम कहेंगे जो 50 मिलियन है ये अल्ट्रा वायर्स बोरिंग है। उसी तरह जब, क्योंकि ओपन पावर तो नहीं, अगर पावर डेलीगेट भी की गई है लॉ मेकिंग की, ओपन पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं कि इन पर्पस के अलावा और किसी पर्पस के लिए लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि वो अथॉरिटी किसी दूसरी प्रोविजन लीगल इश्यूज के ऊपर भी लॉ बनाने की कोशिश करे, तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा जी। और कोई क्वेश्चन? बाय लॉज का मतलब है लॉ की डिटेल, फर्दर एक्सप्लेनेशन वगैरह जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एंड में पास पेपर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए 14 और 15। 14 में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जांपल बता देंगे उसको, फिर कह रहा है ये डिफाइन कर देंगे उसको। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है कि जिसमें पार्लियामेंट अपनी पावर ट्रांसफर करती है किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बाय लॉज बनाने के लिए फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस ओनली। गिव टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सच लेजिस्लेशन। टू एडवांटेज क्या सिर्फ हेडिंग लिख देंगे या के डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है? एक्सप्लेनेशन भी हमने लिखनी है, सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी। ठीक है, हेडिंग तो सिर्फ इसलिए लिखी जाती है ताकि वो लेक्चर हमारा पूरा आ सके। अगर एक्सप्लेनेशन व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दें फिर लेक्चर पूरा ना है। क्वेश्चन 15, ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस। डेफिनेशन में ही उसका जिक्र है कि कैसे लेजिस्लेशन होती है। एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है? दो तरीके हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल में भी दो तरह से, एक पहले से पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, दूसरा अप्रूवल जरूरी होती है लेजिस्लेशन की। और जुडिशरी में अगर वो उन्हें लगे अल्ट्रा वायर्स है वो वाइड करार दे सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसलिए डायरेक्ट इसके ऊपर जाने से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें ना समझाने के लिए, तो मैं कहूँगा प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि लॉ में किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया होता और वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अराइज हो जाती है। जैसे फर्ज कीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, मे भी कोई लॉ का जो एक्सपर्ट है वो कहे कि जी लीगली मेरी एग्जाम्पल गलत है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाना है। फर्ज कीजिए लॉ ने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कत्ल करेगा तो उसको फांसी की या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, ये उन्होंने बता दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा सबूत के तौर पे हालात वाक़ियात का जायजा भी लिया जाएगा और चशमदीद गवाह को भी देखा जाएगा। अब फर्ज कीजिए कि सिचुएशन ऐसी है कि एक रूम में दो पर्सन्स हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनमें से एक जो है वो गोली लगने से उसका कत्ल हो गया है और रूम में ये कंफर्म कर लिया जाता है कि उसमें किसी और पर्सन की एंट्री एग्जिट नहीं है। अब इस सिचुएशन में हालांकि कोई चशमदीद गवाह नहीं है, लेकिन क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये दूसरा पर्सन जो है ये कातिल है? ठीक है, अच्छा लॉ ने क्लियरली इस चीज का जवाब शायद ना दिया हो, उन्होंने लिखा हो कि जी सबूत जो आएंगे उसके मुताबिक जो चशमदीद गवाह होंगे उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब भी ये सिचुएशन किसी जज के सामने आई, मुझे बताइए क्या जज को ये कह देना चाहिए कि जी ये केस तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ इसलिए लॉ में, इसलिए इसको डिसमिस कर दें, या कि उसे इसके ऊपर अपनी जजमेंट के मुताबिक
कोई लीगल प्रोविजंस को सामने रख के जितना हतुल इम्कान हो लीगल प्रोविजंस को सामने रखते हुए अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन लॉ में ऐड कर देनी चाहिए और उसके ऊपर कोई फैसला कर देना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए? क्या जज को ये केस डिसमिस कर देना चाहिए या अपनी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए? बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करनी। इसी इंटरप्रिटेशन करके फैसला करने को हम कहते हैं प्रेसिडेंट, कि इसने एक मिसाल कायम कर दी जो कि ओरिजिनली लॉ में मौजूद नहीं थे। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन कहता है ये प्रेसिडेंट जो है ये बनाना इतना आसान नहीं, कुछ रूल्स हैं। ये नहीं कि हर जज अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट सेट करता रहे, कुछ रूल्स हैं, इनके मुताबिक इन प्रेसिडेंट को सेट करा। क्योंकि सिर्फ कोई ओरिजिनल फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट सेट हो जाना असल में ये मसला नहीं है। मसला असल में तब होता है जब बाद में भी सिमिलर नेचर के केसेस सामने आए। क्योंकि अगर एक जज ने आज कोई फैसला दे दिया, इसका मतलब है बाद में भी अगर इसी तरह के केसेस सामने आते हैं तो बाद के केसेस में इसको रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। इस प्रेसिडेंट को, इस एग्जाम्पल को रेफरेंस के तौर पे यूज किया। आपने अक्सर अगर लीगल केसेस के बारे में सुना है, पढ़ा देखा है, तो आपने सुना होगा कि वकील अपने मुकदमे में अक्सर जो प्रीवियस डिसीजन किए गए होते हैं लीगल के, उनको कोट करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। वो कहते हैं प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट क्या है? ए जज इज बाउंड। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट पहली दफा सेट करना है। प्रेसिडेंट की दो टाइप्स हैं, एक है ओरिजिनल, एक है डिक्लेरेटरी। ओरिजिनल का मतलब है कि न्यू प्रेसिडेंट सेट हो रहा है किसी चीज के ऊपर पहली दफा, उससे पहले उस चीज के ऊपर कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं थे। और डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है। ये अप्लाई करता है, क्रिएट करता है न्यू रूल ऑफ लॉ को। जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है ये क्या करता है? कोई ना कोई न्यू रूल ऑफ लॉ बना रहा होता है, न्यू एग्जाम्पल सेट कर रहा होता है। और जबकि डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट क्या है कि जिससे पहले भी प्रेसिडेंट मौजूद है। यानी समझ लीजिए कि जिस तरह हम पढ़ते थे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट और ये है सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट है जिससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, ये सब्सिक्वेंट है जिससे पहले मिसाल मौजूद है। अब एक तो कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट स्टैब्लिश हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, तो उस जज ने किन चीजों को सामने रखना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। आने वाले कई सालों के लिए इस कानून को मिसाल के तौर पे कोर्ट्स में प्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले प्रेसिडेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। कहते हैं प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या है कि ए जज इज बाउंड, जज के ऊपर लाजिम है क्या कि वो डिसीजंस अप्लाई करे अपने इस केस में। कौन से डिसीजन? जो उससे पहले वाले अर्लियर केसेस में किए गए। किसी भी जज के ऊपर लाजिम है कि वो उसके सामने जो केस प्रेजेंट हुआ है इसमें वो वाले डिसीजंस अप्लाई करें जो उससे पहले हो चुके हैं। भाई अजीब सी बात है, उससे 2 साल 4 साल पहले एक केस हुआ था, उसमें जो डिसीजन हुआ था, क्या जज के ऊपर लाजिम है कि वो उसी डिसीजन के मुताबिक आज भी फैसला करे? वो कहता है बिल्कुल लाजिम है, लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर मेट, कि कुछ शर्तें पूरी हो, जिनमें डेफिनेटली एक शर्त तो ये होगी कि फैक्ट्स ऑफ द केस सिमिलर होने चाहिए। वही केस जो कि पहले 2 साल पहले जो फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स आज के केस में मौजूद होने चाहिए। अगर केसेस सिमिलर हैं तो फिर डिसीजन भी सिमिलर होना चाहिए। यह है कंसेप्ट डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, कि अगर एक दफा एक मिसाल सेट हो गई, प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो आने वाले जितने भी दिन या साल हैं जब तक ये प्रेसिडेंट वैलिड है, आने वाले जजेस इसको फॉलो करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग इसी के मुताबिक करेंगे। कंसेप्ट समझ आया आपको? इसका मतलब है अगर जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक रूम में मर्डर हुआ है, इसका मतलब आइंदा जब कभी इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई तो उसमें जज वही फैसला करेगा आने वाला जो कि पहले जज ने किया, कि उसको
कातिल करार दे दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कंडीशंस क्या, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं इस्टेब्लिशिंग ए प्रेसिडेंट, कि पहली था ये बात हो रही है इस्टेब्लिशिंग ए प्रेसिडेंट। एक होता है प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करना, एक होता है उसको फॉलो करना, दोनों में फर्क है। प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है कि न्यू आप रूल ऑफ लॉ जो है वो बना रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग कहीं पे भी नहीं है। पहली चीज तो ये प्रेसिडेंट अप्लाई कब होगा, जब लॉ में किसी सिचुएशन का जिक्र नहीं होगा। प्रेसिडेंट का कंसेप्ट तब आएगा जिस चीज को लॉ ने क्लियरली डिस्कस कर दिया है उसके ऊपर कोई भी जज अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट सिर्फ उस वक्त इस्टेब्लिश किया जाएगा, उस वक्त फॉलो किया जाएगा जब लॉ में उसका जिक्र नहीं है, उस सिचुएशन को लॉ ने डिस्कस नहीं किया। अब फर्ज कीजिए प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाए, प्रेसिडेंट में भी आपने पहले ये देखना है कि क्या इस सिचुएशन को लॉ ने डिस्कस नहीं किया, क्या ऑलरेडी पास्ट में कोई दूसरा जज के सामने इसी तरह की सिचुएशन आई है, उसने क्या फैसला दिया। अगर ऑलरेडी सिचुएशन आई और उसने फैसला दिया कोई, तो हमारे ऊपर लाजिम हो जाएगा कि उस डिसीजन को फॉलो करें, अपने वाले केस में भी उसी डिसीजन के मुताबिक फैसला करें। अगर ऑलरेडी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, अगर ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, फिर इस जज ने क्या करना है, फिर इस जज ने ओरिजिनल प्रेसिडेंट सेट करना है, यानी जो फर्स्ट टाइम ये प्रेसिडेंट की एग्जांपल सेट करेगा। कहता है जब आपने क्रिएट करना, फॉलो नहीं करना, फॉलो प्रेसिडेंट नहीं करना, क्रिएट करना है किसी प्रेसिडेंट को, तो फिर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तीन चीजों को सामने रखेंगे, फिर आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं जो आने वाले लोग फॉलो करेंगे। पहली चीज कह रहा है जो प्रेसिडेंट आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो, वो लॉ के किसी ना किसी असूल के ऊपर बेस कर रहा हो, वो आपके ओपिनियन के ऊपर बेस ना कर रहा हो। आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया है हत्तुल इम्कान लॉ को सामने रख के डिसाइड किया हो। दूसरी कंडीशन, जज ने उस लॉ को जिससे रिलेट कर रहा है ये केस, उस लॉ को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट अपना डिसीजन दिया है। सबसे पहली चीज प्रेसिडेंट क्या कर रहा, प्रेसिडेंट क्या है, किस पे बेस कर रहा हो, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ के किसी असूल के ऊपर। दूसरा, जज ने उस लॉ को फॉलो करते हुए फैसला दिया हो, लीगल प्रोविजन को। अब जज ने जो फैसला दे दिया ये उस लॉ को फॉलो करते हुए, यानी बेसिक तो लीगल प्रोविजन होगी ना, हालांकि वो सिचुएशन उस लीगल प्रोविजन में डिस्कस नहीं हुई लेकिन रिलेट उससे करे, जैसे मर्डर वाली एग्जांपल। अब इसमें जो जज ने कौन सी वाली प्रोपोजिशन ऑफ लॉ को फॉलो करना है, वो मर्डर वाली को, फॉर एग्जांपल जो भी उसका सेक्शन है 302 फॉर एग्जांपल, उसको सामने रख के अपना डिसीजन करना। और कह रहे ऑबिटर डिक्टा स्टेटमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग। ये ऑबिटर डिक्टा जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, शायद लैटिन या ग्रीक का वर्ड है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब है सेड अदरवाइज। अदरवाइज बाज़ औक़ात जज फैसला करता है, इस फैसले को फॉलो किया जाएगा। बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या है कि जज का फैसला आने वाले जज फॉलो करेंगे। जज अपना फैसला लिख रहा है, उसमें सम टाइम वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख देता है जो फैसला नहीं होती, डिसीजन नहीं होती, वो डिसीजन तक पहुंचने के लिए उसकी कमेंट्री है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 जज हैं, उन्होंने बेंच बना, उन्होंने किसी फैसला सुना, 3 ने कहा जी यस और 2 ने कहा नो। ऐसे होता है ना। अच्छा मुझे बताइए फैसला अब क्या होगा, 3 की बेस पे या 2 की बेस पे? 3 की। अच्छा जरा गैस कीजिए कि फैसला तो 3 की बेस पे हो गया, ये जो 2 दूसरे जजेस ने अपोज किया था, इनका इख्तलाफी नोट उस फैसले में लिखा जाएगा कि नहीं? पक्की बात है। तो मुझे बताइए जो आने वाले जजेस के लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट है वो 3 का फैसला है या उन 2 का इख्तलाफी नोट?
उन तीन का फैसला। वो जो डिसीजन के अलावा अगर कोई चीज डिस्कस की गई ना, उसे ऑबिटर डिक्टा का नाम दिया है। कहता है ये बाइंडिंग नहीं है। आने वाला वकील ये कोर्ट नहीं कर सकता कि सर देखे इस केस में ये दो ने क्या कहा था। उसे जब भी कोर्ट करना पड़ेगा, यही कोर्ट करना पड़ेगा कि इस केस में इन तीन जजेस ने क्या किया था, क्योंकि मेजॉरिटी की बेस पे फैसला है। जो डिसीजन है मेजॉरिटी का वो प्रेसिडेंट बनेगा। डिसीजन के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं, ऑबिटर डिक्टा वगैरह है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनते। भाई कुछ समझ आए? थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, फिर से सुन लीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रैक्टिकल किसी जज के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उससे पहले लॉ में क्लियरली डिस्कस नहीं है? इसमें जज ने क्या करना है? अपनी इंटरप्रिटेशन करने से पहले देखेगा भाई दुनिया में हो सकता है इससे पहले भी इसी तरह का केस किसी और शहर में, किसी और प्रोविंस में आया हो, तो वहां के जज ने क्या फैसला दिया। अगर ये सिमिलर केस पास्ट में आ चुका है, इस जज ने क्या करना है? उसी को फॉलो करेगा। यह है बाइंडिंग। इसके लिए ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है कि वो उसी डिसीजन को फॉलो करेगा। और अगर वो ऑलरेडी किसी और जज के सामने इस तरह का केस प्रेजेंट नहीं हुआ, वो क्या करेगा? वो फिर खुद से वो क्रिएट करेगा प्रेसिडेंट को। इसे कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ठीक है, या फर्स्ट प्रेसिडेंट क्रिएट करे। क्रिएट करने के लिए तीन शर्तें हैं। पहला, बेस कर रहा हो प्रेसिडेंट किसी लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रोपोजिशन के ऊपर। दूसरा, जज ने उस लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिसीजन दिया हो। और तीसरा, ऑबिटर डिक्टा स्टेटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। यहां पे बन गया कि प्रेसिडेंट। अब आगे चलते हैं। अब अगले किसी जज के ऊपर आते हैं। प्रेसिडेंट बन गया 2015 में। क्या? फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इससे पहले शायद ऐसी एग्जांपल नहीं थी, लेकिन अब ये एक एग्जांपल आ गई। अब चलते आगे। रिक्वायरमेंट क्या है? अब जो नेक्स्ट जज है उसके सामने इसी तरह का केस आया प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का, उसने जो फैसला करना है, बताइए क्या उसके लिए लाजमी है कि प्रीवियस जो डिसीजन हुआ है उसको फॉलो करें? इसके लिए लाजमी है। वरना तो लोग कहेंगे यार वो पहले वो प्राइम, फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि पहले जो केस था उसमें फैसला कुछ और था, इस केस में फैसला कुछ और है। तो जुडिशरी के लिए जरूरी होता है अपनी रेपुटेशन के लिए सिमिलैरिटी रखे अपनी डिसीजन मेकिंग में। अब ये जो, लेकिन वो कहते हैं बाइंडिंग तब होगा जब कुछ कंडीशंस पूरी होंगी। याद है आपको बाइंडिंग प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि किसी भी जज के ऊपर लाजिम है, जज इज बाउंड क्या, कि वो फॉलो करे, अप्लाई करे कौन से डिसीजन, अर्लियर केसेस के डिसीजन को फॉलो करे। किसके ऊपर? इस केस का फैसला करते हुए। प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कहता है ये कौन सी कंडीशन है जो पूरी होना जरूरी है, तब आपने उस केस को फॉलो करना। कहता है ये रिक्विजिट्स ऑफ प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं इसे। कह रहा है पहली, फैक्ट सिमिलर हो। इससे एग्री करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर पहले प्राइम मिनिस्टर पे करप्शन का केस था तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे भी करप्शन का केस हो, फॉर एग्जांपल, फैक्ट सिमिलर हो। दूसरी चीज, स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा हो कि बाइंडिंग हो। अब देखें, हम नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है ना, उसमें कुछ कोर्ट होती हैं हायर पोजीशन पे, कुछ लोअर पोजीशन पे। जैसे पाकिस्तान में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे सेशन कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स। अब वो कहता है मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंडिंग। अगर किसी इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से फॉलो करता है। लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला है, क्या वो बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे? वो बाइंडिंग नहीं है। इसलिए कहता है स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा होना चाहिए कि सुपीरियर कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है, लोअर कोर्ट का डिसीजन सुपीरियर कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। रिक्विजिट्स क्या है बाइंडिंग प्रेसिडेंट के? पहली चीज, फैक्ट सिमिलर होने चाहिए दोनों केसेस के, जो 5 साल पहले केस हुआ था वो और आज के केस के। दूसरा, स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा होना चाहिए
कि जो सुपीरियर कोर्ट है उसका बाइंडिंग है डिसीजन प्रेसिडेंट लोअर कोर्ट पे, लोअर कोर्ट के सुपीरियर पे बाइंडिंग नहीं है। तीसरा, रेशियो डेसिडेंडाई इज क्लियर, इसको पढ़ते हैं, ये भी लैटिन या ग्रीक का वर्ड है। रेशियो, ये रेशो नहीं, रेशियो डेसिडेंडाई इज क्लियर। रेशियो मतलब रीजनिंग, डेसिडेंडाई का मतलब है डिसीजन की, बेसिस ऑफ डिसीजन क्लियरली लिखी होनी चाहिए फैसले में कि प्रीवियसली फैसला। सम टाइम मुझे ये बताइए, अगर प्रीवियस प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट में जज ने फैसला कर दिया कि जी ये कातिल है, इसको फांसी लगा दी जाए, लेकिन ये नहीं बताया कि फैसला किन बेसिस पे किया गया है, क्या उस फैसले की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है कि नहीं? हम कहेंगे, मैं वैसे जैसे आम शहरी हूं, मैं ये सोच सकता हूं यार जज ने सिर्फ फैसला सुना दिया है, ये तो बताया ही नहीं किन बेसिस के ऊपर फैसला सुनाया गया है, वो कौन कौन से आर्गूमेंट थे जो इसके हक में थे, कौन कौन से आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट थे, और जज को क्यों लगा कि जो इसके अगेंस्ट है वो ज्यादा पावरफुल है। ये कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी ने कोई, अगर बेसिस ऑफ डिसीजन क्लियर नहीं है, बेसिस ऑफ डिसीजन क्लियर एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं किया हुआ, तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी केस की डाउटफुल हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब फॉलो करना है आपने, तो जिस केस को फॉलो कर रहे हैं, रेशियो डेसिडेंडाई इज क्लियर, उसकी बेसिस ऑफ डिसीजन क्लियरली लिखे हों। क्लियर हुई बात क्या नहीं? अगर कंसेप्ट मुझे समझ आया तो बता, इन तीन कंडीशंस में और इन तीन कंडीशंस में क्या फर्क है? ये शाबाश, ये ओरिजिनल के लिए है और ये बाद में सब्सिक्वेंट के लिए है कि उसने फॉलो करना है। ये जब ओरिजिनली प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहा होगा वो इन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, और ये फॉलो के लिए। अच्छा, कहता है बताइए क्या लाजमी है कि केस का फैसला वही करना पड़ेगा जो कि प्रेसिडेंट में हुआ है, कि किसी केस में एक्सेप्शंस हैं? आज वाले जज का फैसला डिफरेंट हो सकता है प्रीवियस वाले जज से। कहता है हो भी सकता है। आपको ये तीन सिचुएशंस जो हैं, ये तीन कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तीन कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहले क्या? डिस्टिंक्शन बिटवीन केसेस। अगर आप ये असल में इन्हीं तीनों कंडीशन जो हैं इनका ऑपोजिट है। प्री रेक्विजिट्स जो थी ना प्रेसिडेंट के लिए, अगर उनको आप अपोजिट कर दे तो वो एक्सेप्शन बन जाते हैं। पहली रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट क्या थी बाइंडिंग प्रेसिडेंट की? अगर फैक्ट सिमिलर नहीं डिफरेंट है तो बताइए क्या फॉलो करना लाजमी होगा? नहीं। दूसरी क्या थी? स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा है कि वो बाइंडिंग हो, यानी सुपीरियर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट, और अगर अपोजिट है, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया, ओवररूल कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, वो भी एक्सेप्शन। ये स्टेटस ऑफ द कोर्ट, ओवररूलिंग, ये सिमिलैरिटी ऑफ द फैक्ट्स, डिस्टिंक्शन ऑफ फैक्ट्स। और फिर रेशियो डेसिडेंडाई इज क्लियर। अगर रेशियो डेसिडेंडाई क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर का मतलब है मुबहम सी, क्लियर नहीं है, तो क्या फिर भी फॉलो करना लाजमी होगा? नहीं, क्योंकि फिर इसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। जी कुछ क्लियर हुआ? बाइंडिंग प्रेसिडेंट। चलें आगे क्या है उसको छोड़ते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में बाइंडिंग प्रेसिडेंट हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक अच्छी प्रैक्टिस है कि गलत प्रैक्टिस है? हाँ, अगर हाँ इसके इस्तेमाल पे डिपेंड, वैसे लगता है कि अच्छी है। क्या फायदे हो सकते हैं इससे? टाइम बचेगा, इससे सिमिलैरिटी आएगी, इसमें हमें पता होगा कि एक तरह के केसेस का फैसला उसी तरीके से होता है। बिल्कुल, तो हमें लग रहा है कि ये अच्छी चीज है, इसे मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इजी हैं, ये इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। असल जो टेक्निकल चीज है वो सिर्फ दो कंसेप्ट है। एक ये कि एस्टैब्लिशिंग ए प्रेसिडेंट, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा, और दूसरी है तीन कंडीशन। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। आगे चलते हैं। बाइंडिंग प्रेसिडेंट
एडवांटेजेस क्या है? सेम टाइम एंड एक्सपेंसेस। एग्री करते हैं? वकीलों को वो सारे आर्गुमेंट्स फेवर में या अगेंस्ट में दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, वो रेफर कर देंगे, सर वो देखें ये इसी तरह का केस जो है वो 3 साल पहले इस अदालत में पेश आया था और उसने ये फैसला दिया था। तो जज ने भी वो केस जाहिर पढ़ा होगा, जज को पता चल जाएगा उस केस में क्या आर्गुमेंट्स थे, रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। कंसिस्टेंसी एंड डिसीजन, डिसीजन में कंसिस्टेंसी होगी, जिस तरह का पहला केस का फैसला है उसी तरह का दूसरे केस में फैसला। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी हमने वहां फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा था? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अमेंड करना आसान है। अब यहाँ पे चूंकि लॉ में वो चीज नहीं दी हुई, तो बजाय ये कि उसके ऊपर कोई डिसीजन ना देना, उसको स्टॉप कर देना और फिर पार्लियामेंट में भिजवाना कि जी ये पहले डिस्कस नहीं हुआ था इशू, अब इसके ऊपर फैसला करके कानून बनाए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर नहीं है कि जज खुद से इंटरप्रेट कर ले उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हमारे लॉ को फ्लेक्सिबल कर देता है कि जरूरत के वक्त जो जज है वो उसको अमेंड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। अमेंड कहना तो थोड़ा डिफरेंट होगा, अमेंड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर देना ज्यादा बेहतर है। जी एग्री करते हैं? ये एडवांटेजेस हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट के। डिसएडवांटेजेस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, वो कहता है कि जी केस जो है वो कई होते हैं, तो हर केस के ऊपर, किसी जैसे केस में जो मर्डर का केस है, किसी केस में जज ने उसको छोड़ दिया होगा, किसी में सजा सुना दी होगी, तो वकीलों के पास बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है, किसी के पास फेवर में, किसी के पास अगेंस्ट में। तो ये डिसाइड करना कि कौन से प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाए मुश्किल हो जाता है। अनजस्ट प्रेसिडेंट, वो कहता है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे थे प्रेसिडेंट, उसमें कुछ किसी दूसरे तरीके से फैसला हो गया, कोई ब्रीफ या कोई और तरीके से, तो वो एक अनजस्ट एग्जाम्पल होगी, अनजस्ट प्रेसिडेंट होगा। अब इसका मतलब है वो एक जो गलत मिसाल कायम हो गई, आने वाले केसेस में भी गलत मिसाल ही यूज हो रही होगी, जो कि इंसाफ के खिलाफ है। और जुडिशरी मेक्स अ लॉ, वो कहता है हमने तो लॉ बनाने की पावर दी थी पार्लियामेंट को, यहां पे अब जुडिशरी बना रही है लॉ। भाई कुछ समझ आए? फिर से अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी। ये तो आपको पता चल गया, ओरिजिनल में न्यू रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो रहा होता है और डिक्लेरेटरी में एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई किया जाता है, यानी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है कोई रूल ऑफ लॉ। बाइंडिंग प्रेसिडेंट लाजमी होता है फॉलो करना, परसुएसिव प्रेसिडेंट फॉलो करना लाजमी नहीं होता। जैसे मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के हाई कोर्ट पे इंडिया के हाई कोर्ट ने या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, पाकिस्तान की हाई कोर्ट पे उसको फॉलो करना लाजमी है? लाजमी नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है उधर भी जुडिशियल सिस्टम है, इधर भी जुडिशियल सिस्टम है, उधर भी इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, इधर भी पूरे होते हैं। एक मिसाल, हालांकि उस मिसाल में इतनी ज्यादा पावर नहीं होगी जितनी उस वक्त होती है अगर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता, लेकिन कहते हैं फिर भी उसको एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ये परसुएसिव होगा। इसी तरह हाई कोर्ट ने एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया और दूसरी हाई कोर्ट में सिमिलर केस चल रहा है। अब क्या दूसरी हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट है और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, लाहौर हाई कोर्ट में साल के बाद उसी जैसा केस आया, क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए बाइंडिंग है? लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं वो बिल्कुल इग्नोर कर दे, परसुएसिव है, यानी किसी हद तक अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रेफर किया जा सकता है। तो परसुएसिव का मतलब जिसका थोड़ा बहुत वजन है लेकिन उसको फॉलो करना लाजमी नहीं है। जी बाइंडिंग प्रेसिडेंट को समझ आया? तो अगर मैं आपसे कहूं प्रेसिडेंट को एक लफ्ज में बता दीजिए क्या है, आपके एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन उसके, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग जज ने फॉलो करना है अपने करंट केस में उन डिसीजन को जो उससे पहले हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रेसिडेंट क्रिएट होता है, इस्टेब्लिश होता है, किन सर्कमस्टेंसेस में इस्टेब्लिश होता है, क्या कंडीशन है? 3। पहली चीज क्या, प्रेसिडेंट बेस कर रहा हो रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रोपोजिशन ऑफ लॉ पे। दूसरा,
जज ने उस प्रोपोजिशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए डिसीजन दिया हो। और तीसरा, ऑबिटर डिक्टा जो है स्टेटमेंट, जैसे इख्तलाफी नोट होते हैं, वो प्रेसिडेंट का पार्ट नहीं समझे जाएंगे कभी भी। जो असल फैसला है वो प्रेसिडेंट होगा। अब बताइए कि क्या लाजिम है हर जज के ऊपर के प्रीवियस जज के फैसले को फॉलो करे? कहते हैं 3 कंडीशंस हैं। ये कंडीशन पूरी हो जाए तो लाजिम, नहीं पूरी हो तो एक्सेप्शन। वही कंडीशन रिक्विजिट्स में है और वही कंडीशन एक्सेप्शंस में है। क्या रिक्वायरमेंट्स है? ये अहम है कंसेप्ट। ये फैक्ट सिमिलर होने चाहिए। स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा हो कि सुपीरियर कोर्ट बाइंड कर सकता है लोअर को, लोअर कोर्ट सुपीरियर को बाइंड नहीं कर सकता। और तीसरा, रेशियो डेसिडेंट डाई इज क्लियर। रीजनिंग क्लियरली दी गई है कि किस बेस के ऊपर फैसला दिया गया, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी क्लियर रहे, क्रेडिबिलिटी बढ़े उस फैसले की। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, एक ओरिजिनल, दूसरा डेक्लेरेटरी। डेक्लेरेटरी 2 तरह के हो सकते हैं, बाइंडिंग जो लाजमी है फॉलो करना, और परसुएसिव जो लाजमी नहीं है, जैसे सिमिलर या जूनियर कोर्ट का डिसीजन, लोअर कोर्ट का डिसीजन, या अदर कंट्रीज की कोर्ट का डिसीजन। एडवांटेजेस क्या है? एग्री करते हैं इससे कि जुडिशियल वकीलों का भी, जज का भी टाइम और खर्चा सेव होगा। कंसिस्टेंसी इन डिसीजन, जैसा डिसीजन पहले होता वैसे फ्लेक्सिबिलिटी, वो डिटेल लॉ को अमेंड करने या चेंज करने की जरूरत नहीं है, जज खुद से भी उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। प्रेसिडेंट लार्ज नंबर के अवेलेबल होंगे, फिर हर वकील अपनी मर्जी के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेता है। अनजस्ट प्रेसिडेंट अगर सेलेक्ट हो गया एस्टेब्लिश, तो फिर उसको फॉलो भी जब किया जाएगा वो अनजस्ट ही डिसीजन होंगे। जुडिशरी मेक्स द लॉ। एग्री करते हैं क्या समझ आती है इस केस में बाइंडिंग प्रेसिडेंट में? चूंकि जजेस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लॉ की, तो जुडिशरी मेक्स द लॉ। कुछ क्लियर हुआ? 5 रुपए के क्वेश्चन 2 कर लें डिस्कस। चलिए, और ये छोटे से है, केस स्टडी नहीं, और दोनों आई कैप के क्वेश्चन बैंक के। व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट? क्या रिक्विजिशंस है? फैक्ट्स ऑफ द केस सिमिलर हो, कोर्ट स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऐसा हो कि बाइंडिंग करे, रेशियो डेसिडेंट डाई इज क्लियर। 17, doctrine of binding precedents just that a judge subject to fulfillment of certain conditions is bound to apply decisions from earlier cases to the facts of the case before him. Identify the situation in which a judge is not bound to follow the precedent. वही रिक्वेजिशन, वही ये केस था भाई। क्लियर हो गया है? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन आपके